पहला एमसीक्यू बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑटोट्रॉप्स इज इनकरेक्ट। ये वर्ड्स ध्यान से देखियो, इनकरेक्ट वर्ड्स जो होते हैं ना, मतलब गलत बताना है। फर्स्ट, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। हाँ, तो वो ग्लूकोज ही बनाते हैं CO2 और वाटर का यूज करके, तो ये तो करेक्ट है। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये भी ट्रू है क्योंकि हम उनके लिए स्टार्च टेस्ट करते हैं। अब स्टार्च टेस्ट से तेरे को ये याद आना चाहिए, स्टार्च टेस्ट में हम अल्कोहल का क्या यूज करते हैं। अल्कोहल होती है डीनेचर्ड करने के लिए, कलर को निकालने के लिए, ठीक है, डीकलरेशन के लिए, नॉट डीनेचर्ड। डीनेचर्ड होता है मिथेनॉल, जब इथेनॉल के अंदर डाली जाती है, ठीक है, वो डीनेचर्ड है, ये डीकलरेशन है। तो डीकलरेशन करने के लिए हम करते हैं ताकि ग्रीन लीव हट जाए, और फिर स्टार्च टेस्ट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ये भी करेक्ट है। दे कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये भी। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यही इनकरेक्ट होगा क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स तो खुद ही स्टार्च है ना, तो फिर वो उसको उस फॉर्म में कैसे स्टोर करेंगे, तो बी विल बी इनकरेक्ट। ये ट्रॉपिक लेवल के फर्स्ट पे ही आते हैं। दे कन्वर्ट CO2 एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट, नहीं नहीं, सी गलत होगा ना, सी गलत होगा, सी गलत होगा क्योंकि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ सनलाइट लिखा है, तो सी आपका जो है वो गलत होगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीडिंग एज in which of the following groups of organism food material is broken down outside the body and absorbed, कौन बाहर उसको डिकम्पोज करता है और फिर एब्जॉर्ब करता है। ये स्पज्योम एंड ब्रेड मोल्ड, तो जो फंजाइज होती हैं वो आपकी ये कह सकते हैं कि बाहर करती हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब करती हैं। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट बतानी है। हेट्रोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ट्रू। हेट्रोट्रॉप्स ह्यूमन बीइंग्स और ये सब बातें हैं। हेट्रोट्रॉप यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटो, ये फॉल्स, करेक्ट ही बताना है, तो ये करेक्ट है फिर। ये इनकरेक्ट हो गई। ये करता कौन है वैसे, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से करता कौन है, प्लांट्स, ठीक है। हेट्रोट्रॉप सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये भी इनकरेक्ट है। हेट्रोट्रॉप्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग, ये भी इनकरेक्ट है। ये सारे काम आपके ऑटोट्रॉप्स करते हैं। नेक्स्ट है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, तो सबसे पहले माउथ, माउथ के बाद ईसोफेगस आता है, स्टमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आती है और फिर लार्ज इंटेस्टाइन आती है, तो आपका डी होगा। ए वाले के अंदर आपने ईसोफेगस बाद में लिख दिया, और बी वाले में लार्ज इंटेस्टाइन पहले लिख दिया, और सी वाले में स्टमक पहले लिख दिया, तो इसलिए वो सारे गलत है। नेक्स्ट इज in if salivary amylase is lacking in saliva, which of the following events in the mouth cavity will be affected। देखो, अगर सलाइवा नहीं होगा तो उसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज लैकिंग है। अच्छा, सलाइवरी अमाइलेज लैक करेगा, वो करता क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की डिकम्पोजिशन में हेल्प करता है, तो यहाँ पर बी होगा। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर विल बी अफेक्टेड, क्योंकि फैट्स लीवर में स्टार्ट होता है, वाइटामिन ब्लड डायरेक्टली अब्सॉर्ब करता है, और प्रोटीन स्टमक में, स्टार्च ही है जो माउथ में। सिक्स्थ इज द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे म्यूकस। पैप्सिन क्या करता है, प्रोटीन डिकम्पोजिशन। सलाइवरी अमाइलेज डाइसेक्राइड में स्टार्च को डाइसेक्राइड बनाता है, और बाइल जूस एल्कलाइन मीडियम बनाता है। HCl, पैप्सिन, म्यूकस एंड HCl, ये तीन एसिड ही एसिड बनाता है ना, HCl इज एसिड, तो ये स्टमक में एसिड बनाने का काम करता है। जो एसिड होगा वो प्रोटीन, जो एसिडिक मीडियम होगा वो प्रोटीन डिकम्पोजिशन के लिए हेल्पफुल होगा, और प्रोटीन डिकम्पोजिशन के लिए कौन होता है रिस्पॉन्सिबल, पैप्सिन। एंजाइम कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो पैप्सिन रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर, देखो लीवर बाइल जूस बनाता है, और ये आपको
मिलता कहाँ है, ये आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो आपकी डक्ट होती हैं, एक हेप्टिक डक्ट होती है, एक पेनक्रियाटिक डक्ट होती है। हेप्टिक डक्ट बाइल जूस लेके आती है और वो डाल देती है पेनक्रियाटिक डक्ट में। फिर पेनक्रियाटिक डक्ट पेनक्रियाटिक जूसेस और बाइल जूस दोनों को डालती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर आता है नेक्स्ट, a few drops of iodine solution were added to rice water, the solution turned blue black in color। तो ब्लू ब्लैक कलर कब होता है, जब स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो ब्लू ब्लैक कलर इज फॉर स्टार्च, स्टार्च के लिए ना, प्रोटीन्स के लिए नहीं, स्टार्च के लिए होता है। फैट के लिए कौन सा टेस्ट होता है, फैट्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है, ऑयली पैच टेस्ट होता है। किसी भी फूड आइटम को अगर आप रब करोगे एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर तो ऑयल का स्टेन बनेगा, वो ऑयली स्टेन इंडिकेट करता है फैट प्रेजेंस। और जो आपका ब्लू ब्लैक कलर होता है प्रेजेंस आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, वो दिखाता है स्टार्च की प्रेजेंस को। और आपका प्रोटीन की प्रेजेंस को दिखाने के लिए आप CuSO4 अगर पूछ लें तो प्रोटीन्स वगैरह के लिए CuSO4 प्लस कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा कौन है, कॉस्टिक सोडा NaOH, इन दोनों को मिक्स करके डालते हो प्रोटीन के लिए। ये तो होते हैं प्रोटीन, अगर प्रोटीन का पूछ ले तो। फैट के लिए ऑयली पैच टेस्ट हो जाएगा, और स्टार्च के लिए होता है आयोडीन सॉल्यूशन, और आयोडीन सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक कलर देता है, ये वॉयलेट कलर देता है, ठीक है, वॉयलेट ब्लूइश कलर देगा। नेक्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट में होता है, जेजुनम में या ड्यूडेनम में, हाँ मैक्सिमम डाइजेशन, ड्यूडेनम में पहला पार्ट ड्यूडेनम होता है, मैक्सिमम डाइजेशन आपका ड्यूडेनम में कंप्लीट हो जाता है। जेजेनम के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला ड्यूडेनम जिसमें आपका मैक्सिमम डाइजेशन होगा, और जेजेनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। और ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा किसकी वजह से, जेजेनम में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जेजेनम में प्रेजेंट होती है विली, वेलाई, ठीक है ना। ये वेलाई जो होती है ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाता है। नेक्स्ट है, विच द चूज द फंक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूसेस। पेनक्रियाटिक जूसेस का फंक्शन हमें चूज करना है कि पेनक्रियाटिक जूसेस क्या क्या करते हैं। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, और लाइपेज इमल्सिफाई करता है फैट्स को। पेनक्रियाटिक जूसेस के ये फंक्शन होगा, ट्रिप्सिन लाइपेज, ठीक है। नेक्स्ट इज, व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर। देखो जब हम ब्लो आउट करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, और यही कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर मतलब CaOH2 प्लस H2O, और उसमें CO2 मिक्स करोगे तो वो बनाएगी आपकी CaCO3, ठीक है, ये CaCO3 कंपाउंड बनाती है। तो इसी को हम टेस्ट ऑफ CO2 भी कहते हैं, उसके लिए यही यूज होता है। नेक्स्ट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनरोबिक रिएक्शंस इन यीस्ट। यीस्ट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में जाएगा, पायरूवेट में टूटेगा, फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा या नहीं जाएगा, वो साइटोप्लाज्म में ही रहेगा, और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, 12th का आपका डी हो जाएगा, यस। वो साइटोप्लाज्म में, पहले वाले में कंपाउंड्स ठीक है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया गलत है, दूसरे वाले में कंपाउंड ही गलत है, तीसरे वाले में आपका कंपाउंड ही गलत है, और ये अच्छा जो पहले वाला है ये किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड,
नहीं, किसी में नहीं होता है। नेक्स्ट वाला ग्लूकोज साइटोप्लाज्म, पायरुवेट साइटोप्लाज्म में लैक्टिक एसिड, नहीं, ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, थर्ड होता है। ये थर्ड किस में होता है? ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज ह्यूमन बींग्स में। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हो और आपकी बॉडी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, उस टाइम पे ये ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए कौन है? ग्लूकोज साइटोप्लाज्म, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, और ये आपका डी। डी इज बी। पायरुवेट से 13 उसमें जाएगा, लेकिन फिर पायरुवेट में एनर्जी देनी पड़ेगी ना, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी तो लगाता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, वहां पे एनर्जी नहीं लिखा। माइटोकॉन्ड्रिया में तो गया लेकिन एनर्जी नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया एक एफर्ट लगाता है, सीयू कार्बन वाला जो आपको याद हो तो वो एनर्जी देता है ताकि उसको वो ब्रेक कर सके, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल है ना उसलिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन? पहला है ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्राग्राम इज रेज्ड। सेकंड है, ये तो होता नहीं है, ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव्ड आउटवर्ड होता है, ठीक है, तो ये तो गलत होगी पहली स्टेटमेंट, तो यहाँ आउटवर्ड वर्ड होना चाहिए था। अब इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, जिसमें फर्स्ट आ रहा है वो ऑप्शन गलत हो गए, ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन। तो अब इन दोनों में क्या तो थर्ड ठीक है या फोर्थ ठीक है? अब थर्ड ही पढ़ते हैं सीधा, तो सेकंड तो पक्का ट्रू हो गया, थर्ड देख लेते हैं। हेमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर सी, नो ये गलत है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। इसकी ग्रेटर एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए होती है कंपेयर टू CO2 के लिए। तो आपका ये वाला ऑप्शन डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन? तो सबसे पहले आप नॉस्ट्रिल्स में, फिर नॉस्ट्रिल से फेरिंक्स, फेरिंक्स के पीछे लेरिंक्स, लेरिंक्स बाद में आता है, और फिर ट्रैकिया एंड एल्वियोली, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन, कहां पे होता है? इट टेक प्लेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस लास्ट पोर्शन में होता है, एल्वियोली ऑफ लंग्स में। बाकी सारे ऑप्शंस में वो आगे पीछे करके लिखा हुआ है, सो बी इज द आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हार्ट? हार्ट के लिए कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? लेफ्ट ऑट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्लड बॉडी। लेफ्ट ऑट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आता है बट वो लंग्स से आता है, तो ये वाला पोर्शन गलत हो गया, यहाँ पे लंग्स होना चाहिए था, तो पहला फॉल्स हो गया। अब वन रॉन्ग हो गया तो हमारा ए भी गलत हो गया और डी भी। नाउ वी लेफ्ट विद बी और सी, दोनों में सेकंड है तो सेकंड बाय डिफॉल्ट ट्रू होगा। अब हमें फोर्थ रीड करना है। राइट ऑट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ट्रू, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ट्रू, while left ventricle pumps oxygenated blood to different parts of the body, left ventricle, that is also true, तो C इसका correct answer बनेगा। Next, which prevents backflow of blood inside the heart during contraction? तो valves in heart backflow, बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट, हार्ट के लिए पूछा है तो हाँ वॉल्स बनेगी। ये प्रेजेंट किस में होती है, आर्टरीज में या वेन्स में? आर्टरीज में या वेन्स में? हाँ, आंसर तो ये नहीं, ये वेन्स में होती हैं, नहीं, हाँ आर्टरीज में प्रेजेंट होती है ना कि वेन्स में, आर्टरी में होंगी। क्यों? आर्टरीज में इसलिए प्रेजेंट होती है बिकॉज आर्टरीज में ब्लड जो होता है, या मैं अभी भी रिवर्स बोल रही हूँ, इट इज प्रेजेंट इन वेन्स, वेन्स में प्रेजेंट होंगी क्योंकि वहां पे स्लो प्रेशर पे ब्लड मूव कर रहा होता है, लो प्रेशर पे मूव करता है। आर्टरीज में हाई प्रेशर पे होता है तो बैकफ्लो होगा ही नहीं, ठीक है, लो प्रेशर इसका होगा। दूसरा रीजन ये भी हो जाएगा कि
वेन्स में होंगी, वॉल्स वेन्स में प्रेजेंट होती हैं। वेन्स में एक तो लो प्रेशर पे ब्लड होता है, दूसरा दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो डीऑक्सीजनेटेड ऑर्गन में वापस एंटर करेगा तो फिर उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी, ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट इज सिंगल सर्कुलेशन, ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस during one cycle of passage throughout the body and is exhibited by, basically human beings तो डबल सर्कुलेटेड होते हैं, ये पूछ रहा है इन सब ऑर्गेनिजम्स में से सिंगल सर्कुलेटेड ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। सिंगल सर्कुलेशन आपका यूजुअली जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें किसी में होता है, बट यहाँ पे सारे ही एक्वेटिक मेंशन्ड है। वेल मैमल है उसमें नहीं होता है, तो डी ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अच्छा, हिप्पोकैमस ये एक्वेटिक एनिमल में ही आएगा। अब इसमें हम दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे, एक तो वेल को क्योंकि वो आपका मैमल हो गया, उसमें नहीं होगा, एक इसको क्योंकि ये लैंड एनिमल है तो ये भी नहीं होगा। वी लेफ्ट विद टू ऑप्शंस, और फिर उसके बाद तो अब आप याद कर लेना, ऑप्शन बी है शायद इसका आंसर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 19th में बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये एक्वेटिक एनिमल इसमें एक दिखा तो हमने, बट ये लर्निंग पे ही है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप और ग्रुप्स हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, किसके अंदर वो नहीं करता है? 20th के अंदर, हाँ, फिशेस ओनली, क्योंकि वो फिशेस में नहीं करता है, वहां पर ये फंक्शन कौन करता है? गिल्स ही डायरेक्टली उस फंक्शन को करते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब आर्टरीज। आर्टरीज थिक इलास्टिक वॉल, ट्रू। तो थिन वाली तो दोनों, ये थिन वाली स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी, थिक होती है। ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, ट्रू। अब इसमें लो प्रेशर लिखा है तो ये गलत हो गई। एंड collect blood from different organs and bring it back to the artery, heart, sorry, arteries take blood away from the heart होता है, तो ये भी गलत हो गया। बैक टू द हार्ट नहीं, अवे फ्रॉम द हार्ट होता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। इसीलिए दे टेक अवे फ्रॉम द आर्टरी, इसीलिए पल्मोनरी आर्टरी होता है, ना कि पल्मोनरी वेव, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी ब्लड अवे लेके जा रही है, बट वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बाकी सभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी या द नेफ्रॉन्स, ठीक है, इसको डायरेक्ट भी पूछ लें, यूनिट्स ऑफ किडनी पूछ लें तो वो भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, लिबरेटेड रिलीज, ऑक्सीजन मतलब लिबरेटेड यहाँ पे रिलीज है कि कौन लिबरेट करता है, कौन रिलीज करता है ऑक्सीजन को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ड्यूरेशन में, किससे वो ऑक्सीजन आता है? अगर पहला पार्ट याद हो, लाइट रिएक्शन जो होती है आपकी थैलोकॉइड के अंदर, एक स्मॉल ग्रेना स्ट्रक्चर जब बताया था, तो वाटर आता है। जब क्लोरोफिल एक्साइटेड स्टेट में आता है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, वो इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रोलिसिस नहीं फोटोलिसिस करते हैं, क्योंकि वो एनर्जी सन से आई होती है, तो इसका फोटोलिसिस होता है, ये ब्रेक होता है H2H पॉजिटिव आयंस में और ऑक्सीजन गैस में, ठीक है, ये वाला। तो ये आपका वाटर से आता है, बेसिकली जब वाटर डिसोसिएट होता है तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट 24, द ब्लड लीविंग टिश्यू बिकम्स रिचर इन, द ब्लड लीविंग टिश्यूज, टिश्यूज से निकलने वाला ब्लड किसमें होगा? टिश्यूज मतलब बॉडी, बॉडी से जो ब्लड आता है वो किसमें रिच होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ से आता है? और लंग्स से। ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ से आएगा? लंग्स, ओके। तो इसका वाइस वर्सा भी याद रखना कि लंग्स से कौन सा आता है? ऑक्सीजन रिच, और टिश्यू से कौन सा आता है? CO2 रिच। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज 25th क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब आपको इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को लिस्ट डाउन करना है। इनकरेक्ट पहला है ऑर्गेनिज्म ग्रो विद टाइम, ट्रू। ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, ट्रू। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स, ये तो होती है, तो ये आपका गलत है। एनर्जी इज एसेंशियल, राइट। 26,
द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप्स इज ग्लाइकोजन, प्रोटीन, स्टार्च या फैटी एसिड, किस फॉर्म में वो एनर्जी को स्टोर करते हैं? सी स्टार्च। हमने ग्लूकोज बनाया था और अभी शायद फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा भी था दैट ग्लूकोज गेट स्टोर्ड इन द बॉडी इन स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और स्टार्च टेस्ट याद करो, स्टार्च टेस्ट में कौन सा पॉइंट बताया था अभी? डीकलरेशन के लिए कौन सा केमिकल? एल्कोहल यूज किया जाता है। डीकलरेशन कपड़ों का नहीं करना, लीफ का करना है। लीफ के डीकलरेशन के लिए एल्कोहल यूज किया जाता है। एल एल्कोहल, स्टार्च तो उसमें प्रेजेंट होता है। स्टार्च तो फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस के बाद आपका बना C6H12O6 विच इज ग्लूकोज, सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये सिंगल यूनिट स्टार्च बनती है और प्लांट के अंदर स्टोर हो जाती है। अब अगर प्लांट को आप डार्क में रखोगे तो वो इसी स्टार्च को यूज करेगा टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए अपना। फिर अगर हमें चेक करना है कि वो सनलाइट में रख के ही स्टार्च बनाता है, तब हम उसको टेप डाउन करते थे लीफ को ब्लैक कलर की टेप से और फिर उसको वहां पे रखते थे। फिर उस लीफ को प्लग करके उसके अंदर टेस्ट करते थे, तो जो टेप्ड पार्ट होता था वहां पे कोई स्टार्च नहीं होता था और जो बाकी लीफ होती है उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, जिसके लिए हम आयोडीन सॉल्यूशन को डालते हैं चेक करने के लिए। लेकिन उससे पहले हमें लीफ का ग्रीन कलर हटाना होता है, जिसके लिए लीफ को हमें ट्रीट करना पड़ता है स्पिरिट या एल्कोहल से, ठीक है, ताकि वो उसका ग्रीन कलर निकल जाए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कौन सी है, बस वो बतानी है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर सब में है, क्लोरोफिल है साथ में और सनलाइट है। प्रोड्यूस हो रहा है ग्लूकोज, बस डी इसलिए गलत है क्योंकि वहां पे CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि हमारा सी इज द करेक्ट बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है आपका, चूज द इवेंट दैट डज नॉट अक्कर इन फोटोसिंथेसिस। नहीं होना, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स ये भी होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं होता क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब करी जाती है, लाइट एनर्जी केमिकल में भी कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन वाटर इन द गार्ड सेल्स, ठीक है, सीधा सीधा है, वाटर इन द गार्ड सेल। वो एब्जॉर्ब करेंगे, स्वेल होगा, ओपन होगा, लूज करेंगे, श्रिंक होगा, क्लोज होगा। नेक्स्ट, चूज द फॉर्म इन विच मोस्ट प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? यूरिया की फॉर्म में, नाइट्राइट्स की फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म में या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन? देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सबसे सही है क्योंकि 8th में हम लोगों ने एक नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा था जिसमें हम सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेके आते हैं, तो फोर्थ जिसमें है वो हमारे करेक्ट होंगे। इसका मतलब सेकंड पक्का नहीं है क्योंकि दोनों में ही सेकंड नहीं आ रहा, तो ये फोर श्योर गलत हो गया। अब बच गया यूरिया एंड नाइट्रेट्स, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को ही कहते हैं। नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स दोनों ही आपके नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं, एक NO2 एक NO3 की फॉर्म में होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको बताने हैं प्रोटीन या यूरिया, इनमें से एक होगा। अब हम प्लांट को ड्यूरिंग क्रॉपिंग उसको फर्टिलाइजर देते हैं, तो फर्टिलाइजर में प्रोटीन तो डाल के नहीं आते, ठीक है, यूरिया डालते हैं, तो इसका मतलब थर्ड और फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड? तो सबसे पहला एंजाइम कौन सा होता है? माउथ में रिलीज होता है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। ऑर्गन ग्लैंड कौन सा होता है? विच टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होता है? एंड सलाइवरी ग्लैंड कौन सा टाइप ऑफ होता है, एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन? सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन से होते हैं? डक्ट वाले, और डक्ट वाले कौन से होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन और क्या डिफरेंस होता है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर?
डिफरेंस कि जो एक तो यही डिफरेंस हो गया कि जितने डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो इंजाइम रिलीज कर रहे हैं, इंजाइम रिलीज कर रहे हैं इसलिए वो एक्सोक्राइन है, और जितने हार्मोन रिलीज करेंगे वो एंडो होंगे। एक डिफरेंस ये हो गया हार्मोन और एंजाइम का। दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनके साथ डक्ट होती है, वो डायरेक्ट साइट पे अपना केमिकल सिक्रेशन नहीं देते हैं, और जो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो डायरेक्ट सिक्रेट करते हैं, वो अपना ब्लड के अंदर देते हैं और ब्लड उसको सर्कुलेट करता है। क्लियर? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? पहले पायरेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय यीस्ट, ये ट्रू है, अभी हमने पीछे ही पढ़ा है। दूसरा, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन, जहां ऑक्सीजन होगी वहां फर्मेंटेशन नहीं होगी, तो सेकंड तो पक्का गलत हो गया। जैसे ही सेकंड फॉल्स होता है तो हम सेकंड वाली स्टेटमेंट को क्रॉस कर देंगे, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो अब हमारे पास AC बच गया। फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दूसरा है फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनरोबिक रेस्पिरेशन। सो एनरोबिक रेस्पिरेशन है, माइटोकॉन्ड्रिया में तो एनर्जी चाहिए होती है और ऑक्सीजन चाहिए होती है माइटोकॉन्ड्रिया को वर्क करने के लिए, ठीक है। तो इसमें फोर्थ विल बी राइट, फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, तो C इज आंसर। अभी पीछे ही पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म की जो रिएक्शन है वो साइटोप्लाज्म में ही हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं जाती है। Next is 33. Lack of oxygen in muscles often leads to cramp among cricketers. This result due to the partial conversion of pyrite into partial conservation of pyrite into लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस हो जाता है, बॉडी में इथेनॉल नहीं प्रोड्यूस होता है, बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से मसल क्रैम्प्स डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन आवर ब्लड। हमारे ब्लड में यूरिन का करेक्ट पाथ देखना है, तो सबसे पहले तो किडनी, देन ब्लैडर, नहीं यूरेटर्स, देन and then urethra, तो C is the correct answer for this, ठीक है। order next is during deficiency of oxygen in tissues of human beings pyric acid is converted into lactic acid in the कौन सी जगह होता है? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में तब होगा जब ऑक्सीजन होगी, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा। सो साइटोप्लाज्म इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हेलो बच्चों, सो कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कंट्रोल एंड coordination. So start with the first question. Which of the following statement is correct about receptors? Right? तो receptors, I think you remember that. Receptors क्या होते हैं? जो बाहरी स्टिमुलस हमें मिलता है और फिर हमारे बॉडी में जो सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वहीं पर हमारे क्या होते हैं, अलग अलग रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। पहला ऑप्शन है गस्टेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल। तो ये ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है, क्योंकि गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो टेस्ट से रिलेटेड होते हैं, ऑल्फैक्टरी स्मेल से। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, बोथ गस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल, ये गलत होगा। ऑडिटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल, नहीं, ऑडिटरी मतलब ये ईयर वाले रिसेप्टर्स हैं, है ना, लिसनिंग में ये काम करते हैं। ऑल्फैक्टरी ये गलत होगा, बिकॉज ऑल्फैक्टरी डिटेक्ट स्मेल। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट, तो ये ऑब्वियसली गलत हो जाएगा, है ना, तो फर्स्ट द आंसर इज ए। सेकंड है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल्स इन अ न्यूरॉन फ्रॉम। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स न्यूरॉन में कहाँ से ट्रेवल करते हैं, तो सबसे पहले हमने न्यूरॉन का आपको अगर याद हो डायग्राम, तो ऐसे करके जो है डेंड्राइट्स बने होते हैं, यहाँ बीच में आपका सेल बॉडी होता है। तो सबसे पहले जो न्यूरॉन का ट्रेवल है वो कैसे करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, तो ये आपके डेंड्राइट हैं, तो सबसे पहला डेंड्राइट, तो ये पहले हम दो देखेंगे, दो में ऑप्शन में सबसे पहले डेंड्राइट है।
डेंड्राइट के बाद ये कहाँ ट्रांसफर होते हैं, सेल बॉडी में, देन फिर यहाँ पे क्या होता है, एक्सॉन्स होते हैं, है ना, और यहाँ पर ये आपका एक्सोनल एंड होता है, और यहाँ से फिर नेक्स्ट न्यूरॉन यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो बेसिकली हमारा पाथवे क्या हुआ, सबसे पहले डेंड्राइट देन सेल बॉडी, तो हमारा ये सी सही हो जाएगा, यानी डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड एक्सोनल एंड। चलिए नेक्स्ट है, इन अ सिनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम डेंड्रिटिक एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू एक्सोनल एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन, ये गलत होगा, ठीक है, एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन फिर डेंड्रिटिक न्यूरॉन ऑफ अदर। दूसरा है एक्सॉन टू सेल बॉडी, ये भी आपका रॉन्ग होगा क्योंकि डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ जाता है। सेल बॉडी टू एक्सोनल एंड ऑफ द सेम न्यूरॉन, ये भी आपका गलत होगा क्योंकि सेम न्यूरॉन नहीं होगा। एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन, दिस इज द करेक्ट आंसर। इन अ न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू अ केमिकल सिग्नल अकर्स एट, तो इसका सही आंसर क्या है, एक्सोनल एंड। क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल से केमिकल सिग्नल कहाँ पर आता है, एक्सोनल एंड में आता है, उससे दूसरा न्यूरॉन अटैच्ड होता है। सेल बॉडी में तो ये पास होता है, डेंड्रिटिक एंड इसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में लेता है, कन्वर्ट करता है, और एक्सॉन से इलेक्ट्रिकल इंपल्स ही जो है पास ऑन हो रहा होता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल सिग्नल से केमिकल सिग्नल में ये कहाँ पर कन्वर्जन होता है, आपका एक्सोनल एंड में कन्वर्जन होता है, जहां पर सिनेप्सिस बन रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क आप याद कीजिए, सबसे पहले क्या होता है रिफ्लेक्स आर्क में, कैसे फॉर्म होता है रिफ्लेक्स आर्क में, सबसे पहले आपका रिसेप्टर, तो रिसेप्टर तो चारों में ही दिया हुआ है, तो रिसेप्टर के बाद जो रिसेप्टर से कौन से न्यूरॉन्स, मैंने आपको 3 न्यूरॉन्स बताए थे आपको, स्पाइनल सॉरी सेंसरी, रिले एंड मोटर, राइट। तो ये 3 न्यूरॉन जो है वो रिफ्लेक्स आर्क में वर्क करते हैं। तो सबसे पहले रिसेप्टर पे स्टिमुलस ने सिग्नल दिया, फिर रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन के पास जाता है, तो ना तो इसमें सेंसरी न्यूरॉन है, ना इसमें है, ना इसमें है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आंसर करेक्ट है वो हमारा डी आंसर करेक्ट है। रिसेप्टर देन सेंसरी न्यूरॉन में जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन जो है नर्व इंपल्स को लेके कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन उसको मसल के सेल्स के पास लेकर आएगा और इंस्ट्रक्ट करेगा। तो फिफ्थ का क्या आंसर सही होगा, आपका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट हम आते हैं 6th क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। बिल्कुल सही है कि हमारे आसपास एनवायरमेंट में अगर कोई सडन चेंज होता है और उसके अकॉर्डिंग जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। सेंसरी न्यूरॉन कैरी सिग्नल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल, ये एकदम गलत होगा, बिकॉज सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी करते हैं सिग्नल्स को फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड, करेक्ट। तो बेसिकली अगर 1 सही है तो 1 तो चारों में है, तो ये अभी नहीं कर सकते, बट सेकंड वाला जो है आपका वो इनकरेक्ट है, तो अगर सेकंड वाला इनकरेक्ट है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हमें थर्ड और फोर्थ देखना होगा। मोटर न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड, ये भी गलत होगा क्योंकि ये जो काम है वो आपका किसका है, सेंसरी न्यूरॉन्स का है। द पाथ थ्रू विच सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम रिसेप्टर टू अ मसल और अ ग्लैंड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, ये एकदम करेक्ट होगा, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द ब्रेन। द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हिंड ब्रेन, ये आपका बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि जो मेन थिंकिंग पार्ट है वो आपका क्या होता है, फोर ब्रेन होता है, और थिंकिंग पार्ट क्या होता है, सेरिब्रम होता है ना। सेकंड ऑप्शन है, तो अगर फर्स्ट अगर इनकरेक्ट है तो फर्स्ट इसमें है तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता और इसमें ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हमको देखना पड़ेगा बाकी का सेकंड, थर्ड और फोर्थ देखते हैं। सेंटर्स ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट आर लोकेटेड इन फोर ब्रेन, तो यस
अभी मैंने आपको बताया कि फोर ब्रेन के सेरिब्रम वाले पार्ट जो होता है, इट इज द मेन थिंकिंग ऑर्गन फॉर मेमोरी, फॉर स्मेल, फॉर हियरिंग, एवरीथिंग। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर ये आपका करेक्ट ऑप्शन है तो सेकंड ये रहा, तो सेकंड ये आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर भी हम ये देख लेते हैं थर्ड वाला, इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक सेलिवेशन, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला इन द हिंड ब्रेन। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो मेड्यूला वाला पार्ट होता है ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो बेसिकली हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेरिबेलम डज नॉट कंट्रोल, ये तो गलत ही है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय, देखिए ये वाला ऑप्शन है ना, यही क्वेश्चन बन के आ गया। तो जो हमारा सेरिबेलम है, इट इज द organ that control the posture and balance of the body, right? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम, अगर आपने डायग्राम पढ़ रखा होगा तो आप देखेंगे मेड्यूला वाले पार्ट से जो है स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट होती है, राइट? नेक्स्ट हम बढ़ते हैं द मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट। अच्छा, ये हमने ट्रोपिज्म पढ़ रखे थे चारों, जियोट्रोपिज्म, ग्रेविटी, हाइड्रोट्रोपिज्म, वाटर, कीमोट्रोपिज्म, केमिकल एंड फोटोट्रोपिज्म, लाइट। तो अब ये क्या है, लाइट की मूवमेंट हो रही है। द मूवमेंट ऑफ शूट, शूट यानी ऊपर वाला पार्ट प्लांट का, टूवर्ड लाइट इज, क्या आएगा इसमें, बेसिकली इसमें आएगा फोटोट्रोपिज्म, क्योंकि लाइट की बात हो रही है। द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट, याद आया, 4 टाइप के हार्मोन जो है वो रिलीज करता है प्लांट। कौन कौन से होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड, राइट? तो अब आपको याद हो अगर, तो ये जो 3 होते हैं हार्मोन्स, ये क्या करते हैं, सेल की ग्रोथ में, सेल को इलोंगेट करने में, सेल फ्रूट को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। बट ये क्या करता था, ये प्रिवेंट करता था फ्रूट ग्रोथ को, राइट? तो ये क्या करेगा, इंक्रीज द लेंथ ऑफ सेल्स, ये रॉन्ग होगा। प्रमोट सेल डिवीजन, ये भी रॉन्ग होगा, क्योंकि ये सारे काम बाकी के 3 हार्मोन्स करते थे। प्रमोट ग्रोथ ऑफ द स्टेम, ये भी रॉन्ग होगा। इनहिबिट ग्रोथ, ये ग्रोथ को क्या करता है, रोकने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। Which of the following is not associated with the growth of plant? Same, abscisic acid is not associated with the growth of plant. Iodine is necessary for the synthesis of which hormone? ये हम लोगों ने टेबल जब वहां पे पढ़ी थी तो क्या था, थायराइड ग्लैंड के लिए। तो आयोडीन इज नेसेसरी फॉर विच हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन, कौन सा है, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पैनक्रियाज, ये चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पैनक्रियाज, ये एकदम सही जवाब होगा, है ना, प्रोड्यूस होता है यहां से। देन इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, तो इंसुलिन का काम ग्रोथ और डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर विल बी सी। आगे भी पढ़ लेते हैं। इंसुलिन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, करेक्ट है। इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन विल कॉज डायबिटीज, बिल्कुल सही है। तो इंसुलिन के केस में ये 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बट हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है, तो द आंसर विल बी बी। सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर, एड्रेनलिन, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपका गलत है। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस से सही है। एस्ट्रोजन, ओवरी, एकदम करेक्ट है। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, ये तीनों सही है। तो हमें मिसमैच पेयर फाइंड करना था, तो द आंसर विल बी ए। द शेप ऑफ गार्ड सेल चेंजेस ड्यू टू चेंज इन, प्रोटीन कंपोजिशन नहीं हो सकता है, टेम्परेचर भी नहीं हो सकता है, अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स, आपको याद होगा गार्ड सेल का डायग्राम समथिंग लाइक दैट, जब वाटर कम्स इन तो दे गेट स्वेल इन, और जब वाटर का फ्लो बाहर चला जाता है तो वो अगेन से फिर श्रिंक हो जाती हैं। तो जो शेप है गार्ड सेल का, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल, तो द आंसर विल बी सी। द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट इज ड्यू टू, क्यों होता है इसके बारे में पूछेंगे। इफेक्ट ऑफ लाइट, नो। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, बिल्कुल भी नहीं। रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिलर सेल्स दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिलर सेल्स इन कॉन्टेक्ट विद सपोर्ट,
ये आपका गलत होगा। तो द आंसर विल बी सी, द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल इज ड्यू टू, ये अभी हमने रिप्रोडक्शन जब पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो उसमें आपको याद होगा जो स्टिग्मा पर आकर जब पॉलिन यहाँ पर अटैच हो जाता है तो ये पॉलिन ट्यूब जो है ना वो ग्रो करने लगती है और वो कहाँ जाती है, नीचे यहाँ पर जहाँ पर ओवरी होती है ना वहां पे जाके अटैच होती है। तो ये पूछ रहे हैं ये कैसे, क्यों, ये किस ट्रोपिज्म की वजह से इसमें जो है वो ग्रोथ जो है वो शुरू होती है। इट इज ड्यू टू बिकॉज केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस, तो इसका सही जवाब होगा कीमोट्रोपिज्म। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। सनफ्लावर का आपने बहुत टाइम से सुना भी होगा, सनफ्लावर जो है वो सन के डायरेक्शन में फेस करने लगता है, तो ये आप लाइट की तरफ, इट बेंड्स टूवर्ड्स लाइट मीन्स सनलाइट, तो ये आपका लाइट की तरफ जाएगा, तो इट इज फोटोट्रोपिज्म। द आंसर विल बी ए, द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स इज ड्यू टू, जो मैच्योर लीव्स और लीव्स हैं या फ्रूट्स हैं ये फॉल फ्रॉम किसके, किस हार्मोन्स की वजह से होते हैं, दीज आर ऑल आर बिकॉज ऑफ एब्सिसिक एसिड, जो कि क्या करता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है, और जो मैच्योर लीव्स होती हैं या फ्रूट्स होते हैं जो येलोइश बन जाते हैं, या फ्रूट जो राइप हो जाते हैं उनको ट्री से हटा देता है, डिटैच कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज इनकरेक्ट, nerve impulse travel from dendritic end towards axonal end, ये बिल्कुल नर्व इम्पल्स के लिए करेक्ट आंसर है, पर हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, तो आंसर ये नहीं होगा, बट नर्व ट्रांसमिशन के लिए दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। एट द डेंड्रिटिक एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ब्रिंग अबाउट द रिलीज ऑफ some chemicals which generate an electrical impulse at the axonal end of another neuron, ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, बट ये स्टेटमेंट उसमें इनकरेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि डेंड्रिटिक एंड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्सोनल एंड पे नहीं होती हैं, वहां से जब सिनेप्स बनता है तो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, और उस केमिकल को डेंड्राइट्स जो है वो अगेन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द केमिकल रिलीज्ड फ्रॉम द एक्सोनल एंड, यही मैं बताने की कोशिश कर रही थी, एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन क्रॉस द सिनेप्स एंड जनरेट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द डेंड्राइट ऑफ अनदर। ठीक है, तो ये वाला द आंसर विल बी बी, बट दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। A neuron transmits electrical impulse not only to other neuron but also to muscle and gland cells. Okay. Involuntary actions in the body are controlled by, इनवॉलेंट्री एक्शंस अभी हमने पढ़ा था कि जो वोमिटिंग है, ये वाली सारी चीजें हैं, तो वो किस ब्रेन के पार्ट से कंट्रोल होती हैं, दीज ऑल आर कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला, और मेड्यूला किसमें होता है, नॉट इन फोर ब्रेन, नॉट इन मिड ब्रेन, इट इज इन हिंड ब्रेन, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलेंट्री एक्शन, क्या इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं है, वॉमिटिंग इनवॉलेंट्री एक्शन है, सेल्यूएशन इनवॉलेंट्री एक्शन है, हार्ट बीट इनवॉलेंट्री एक्शन है, बट च्यूइंग इज द वॉलेंट्री एक्शन। इफ वी वांट वी कैन च्यू, इफ वी डोंट वांट वी कांट। व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर कोल्ड, ही और शी कैन नॉट डिफरेंशिएट द टेस्ट ऑफ एन एप्पल फ्रॉम दैट ऑफ एन आइसक्रीम, नहीं कर लेगा डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट द स्मेल ऑफ अ परफ्यूम फ्रॉम दैट ऑफ एन अगरबत्ती, यस, ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि एप्पल का टेस्ट और आइसक्रीम का टेस्ट इज फार डिफरेंस फ्रॉम वन अनदर, तो ये तो डिफरेंशिएट करना इजी होगा, बट यस स्मेल ऑफ परफ्यूम एंड दैट ऑफ अगरबत्ती, उनका जो स्मेल होगा वो बहुत नियर बाय होगा, और इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर कोल्ड देन शी और ही कैन नॉट डिफरेंशिएट द स्मेल बिटवीन दीज टू। डिफरेंशिएट रेड लाइट और ग्रीन लाइट ये तो कर ही लेगा, बिकॉज इसका कोल्ड और उससे कोई लेना देना नहीं है। डिफरेंशिएट अ हॉट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कोल्ड ऑब्जेक्ट, ये भी डिफरेंशिएट कर लेगा, क्योंकि इसका भी उससे कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। देखिए सबसे करेक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होगा,
ये आपने देखा यहाँ पे द आंसर विल बी सी, बिकॉज ये डेंड्राइट्स हैं, यहाँ पर इसको केमिकल फॉर्म में सिग्नल यहाँ पर मिला, यहाँ पर ये सिनेप्स बना है, यहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं जिन्होंने केमिकल फॉर्म में इसको नेक्स्ट न्यूरॉन को सिग्नल भेजा। डेंड्राइट्स ने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट किया, फिर वहां से ये सेल बॉडी में, सेल बॉडी से आपके एक्सोन में, और एक्सोनल एंड पर आकर अगेन यहाँ पर एक सिनेप्स बनता है। तो ये अगेन से फिर क्या करता है, इसको केमिकल सब्सटेंस में जो है वो रिलीज करता है। देन अगेन जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स फिर से उसको रिसीव करते हैं इन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। तो दिस विल बी द करेक्ट पाथवे। आंसर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर 25. Which statement is not true about thyroxine? Iron is essential for the synthesis of thyroxine. This will be the correct answer. It regulates carbohydrate. इसका कोई लेना देना नहीं है इससे. Thyroid gland require iodine to synthesis thyroxine. Yes, थायराइड आयोडीन के बारे में तो सुना ही होगा. नमक में आयोडीन है, क्योंकि आयोडीन के बिना थायराइड ग्लैंड को क्या होता है, थायरोक्सिन की सिंथेसिस करने के लिए इट रिक्वायर्स आयोडीन. तो ये भी करेक्ट है. थायरोक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड थायराइड हार्मोन. थायरोक्सिन को थायराइड हार्मोन भी बोला जाता है. तो 1 2 तीनों को रिक्वायर्ड होता है थायरोक्सिन के लिए, बट हमें क्या करना है, नॉट ट्रू ढूंढना है. तो आयरन नहीं एसेंशियल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन. तो आंसर विल बी ए. Dwarfism results due to excess secretion of thyroxine. इसका थायरोक्सिन से नहीं है रिलेशन. लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. यस, ड्वार्फिज्म जो है वो इस केस में होगा कि वहां पर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन जो होगा वो काफी लेस अमाउंट में हो रहा होगा. ड्रामेटिक चेंजेस ऑफ बॉडी फीचर्स एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी आर मेनली बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस एंड टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम ओवरी. ये गलत होगा, बिकॉज टेस्टिस जो है वो सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन को, एंड एस्ट्रोजन जो है वो ओवरी से सिक्रीट होता है. एस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रीनल ग्लैंड एंड टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी. दिस विल बी द करेक्ट आंसर. सो 28 का करेक्ट आंसर है सी. A doctor, 29. A doctor advised a person to take an injection of insulin because his blood pressure was low. No. His heart was beating slowly. इसका भी कुछ नहीं है. He was suffering from goiter. No. His sugar level in blood was high. तो बेसिकली इंसुलिन जो है वो डिपेंड करती है शुगर लेवल कैसा है आपका ब्लड में. अगर वो हाई होता है तो यू हैव टू टेक इंसुलिन इंजेक्शन. तो डी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आता है द हार्मोन विच इंक्रीजेस द फर्टिलिटी इन मेल्स इज कॉल्ड. कौन सा हार्मोन होता है, अभी हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, ये तो आपका ओव्यूल से रिलीज होता है तो ये तो नहीं होगा, बट टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन इज द हार्मोन विच इंक्रीजेस द फर्टिलिटी इन मेल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज अनपेयर्ड. एड्रीनल बिल्कुल भी नहीं, टेस्टिस भी नहीं, एंडोक्राइन ग्लैंड की बात हो रही है. तो पिट्यूटरी. पिट्यूटरी इज द एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज अनपेयर्ड. 32. जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन. अभी हमने पढ़ा इतने टाइम से, उसको क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं. तो डी विल बी द आंसर. इन ह्यूमंस द लाइफ प्रोसेसेस आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय. किसके किसके थ्रू रेगुलेट होती हैं, reproductive and endocrine system, first option. Second है respiratory and nervous system. Third है endocrine and digestive system. The fourth one nervous and endocrine system. नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू ही आपका जो लाइफ प्रोसेस है वो कंट्रोल होता है, बिकॉज नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सो मैनी systems in of our body and endocrine system totally secrete so many hormones that control or processes the regulation of humans. So yes, the control and coordinations के क्वेश्चन यहीं तक खत्म हो गए. अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं. How do organism reproduce? Now we will talk about this.
First question is, in the list of organisms given below, those that reproduce by the asexual method are. What is asexual method? जहां पर सेम कॉपीज ऑफ डीएनए बनती हैं, जहां पर एक पेरेंट, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. तो बनाना सिंगल पेरेंट, डॉग आपका एनिमल है, ये दो पेरेंट के बिना इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. ईस्ट एसेक्सुअल मेथड, अमीबा एसेक्सुअल मेथड, राइट, क्योंकि ये सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो हमारा करेक्ट आंसर है 1, 3 एंड 4. तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फर्स्ट. सेकंड इज, in a flower the part that produce male and female gametes are. stamen anther नहीं हो सकता, filament stigma नहीं, तो these are anther and ovary. C is the correct option. which of the following is the correct sequence of events of sexual reproduction in a flower? करेक्ट सिक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन होने के बाद क्या होता है? मेल और फीमेल गैमीट पास आ जाते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है ना. तो हमारा कहाँ पर है? पॉलिनेशन. तो ये दोनों में से देखेंगे और बी में से पॉलिनेशन, देन फर्टिलाइजेशन, देन एम्ब्रियो, एंड देन उससे क्या बनेगा? एम्ब्रियो जब मल्टीपल टाइम डिवाइड होगा तो वो क्या बनेगा? एक सीडलिंग बन जाएगा और सीड से फिर जर्मिनेशन होके न्यू प्लांट फॉर्म होगा. तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. फोर्थ इज, offspring formed by asexual method of reproduction have greater similarity among themselves because asexual reproduction involves only one parent. बिल्कुल सही है, क्योंकि asexual reproduction में one parent involve होता है. asexual reproduction does not involve gametes. asexual reproduction में कौन इन्वॉल्व नहीं होते? गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि उनमें क्या हो रहा होता है? आपके डीएनए के कॉपीज बन रहे होते हैं. asexual reproduction अक्कर बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये गलत होगा. asexual reproduction अक्कर, ये दोनों ही आपके गलत होंगे. तो मतलब फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर. तो ए विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ पर. कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन. कहां पर प्रेजेंट होते हैं वो कैरेक्टर्स? साइटोप्लाज्म में तो नहीं हो सकते, राइबोसोम भी नहीं, गोल्गी बॉडीज भी नहीं. दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ द सेल, बट जीन्स में. यस, 5 का आंसर क्या होगा? डी विल बी द आंसर. जीन्स में प्रेजेंट होते हैं. सिक्स्थ वन इज, कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन शो. क्या शो करते हैं? ओनली सिमिलैरिटीज विद पेरेंट्स, ओनली वेरिएशंस विद पेरेंट्स? नहीं, ना तो केवल सिमिलैरिटी शो करते हैं, ना सिमिलैरिटी और वेरिएशन बोथ शो करते हैं. तो सी विल बी द आंसर. Seventh is, a feature of reproduction that is common to amoeba, spirogyra and yeast is. क्या होगा इसके बीच में? They all reproduce asexually. तो A will be the answer. ठीक है ना. In spirogyra, asexual reproduction takes place by. कैसे होता है spirogyra? याद करिए, हम लोगों ने पढ़ा है इसको. Breaking up of filaments into smaller bits, है ना. कोई भी फिलामेंट, ये देखिए, ये आपको ये शायद याद आया हो, ये सेप्टम, यहाँ पर ये ऐसे सर्कुलर फॉर्म में आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था, है ना. फिर इसके ये पार्ट्स होके यहाँ पर 3 अलग अलग पार्ट्स बने, 2 और मोर देन 2, और फिर इन्होंने अपना खुद से ग्रोथ कर लिया और नया जो है बेबी प्लांट बन गया. ठीक है जी. तो इन स्पायरोगायरा asexual reproduction takes place by breaking up in smaller bits. The ability, ninth question, the ability of cell to divide into several cells during reproduction in plasmodium. प्लाज्मोडियम कैसे होता था? याद करो, ये स्ट्रक्चर जब सिंगल जो सेल है वो बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म करती है ना. तो ये आपका क्या कहलाता था? मल्टीपल फिजन कहलाता था. और बाइनरी फिजन किसमें होता था? अमीबा में होता था, राइट. तो सेवरल सेल्स जब बनती हैं, प्लाज्मोडियम का एग्जांपल बताना है, तो द आंसर विल बी मल्टीपल फिजन. 10, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव stages seen in flowering plant is gamete, zygote, embryo and seedling. This will be the correct sequence. सबसे पहले क्या है? गैमीट्स आएंगे, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट,
ये फ्यूजन करेंगे तो एक सेल प्रोड्यूस होगी जिसको हम जाइगोट बोलेंगे, है ना। जाइगोट क्या होगा, कई बार डिवाइड होके क्या बना देगा, एम्ब्रियो बना देगा, और एम्ब्रियो से फिर हमें क्या मिलेगा, सीडलिंग मिल जाएगा, वहां से जर्मिनेशन होके न्यू प्लांट फॉर्म हो जाएगा। 11 the number of chromosome in parent and offspring of a particular species remain constant due to doubling of chromosomes after zygote formation, नहीं डबल होंगे तो ज्यादा हो जाएंगे, हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर जो क्रोमोसोम्स हैं उनका हाफ हो जाना। तो 11th का आंसर क्या होगा, द आंसर विल बी बी। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ही क्रोमोसोम्स कैसे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोरेंजिया एट देयर टिप्स आर कॉल्ड, उनको क्या बोलते हैं जो टिप्स पर प्रेजेंट होते हैं, दैट आर कॉल्ड हाइफी, वो जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन रिफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम, वेजिटेटिव प्रोपगेशन याद करिए ब्रायोफाइलम होता है, पोटैटो में स्टेम्स, है ना। तो जब आपके पार्ट ऑफ प्लांट से न्यू प्लांट फॉर्म होता है तो उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है। तो द आंसर विल बी स्टेम, रूट एंड लीव्स, क्योंकि फ्लावर नहीं हो सकता, है ना। तो स्टेम, रूट्स और लीव से जब न्यू प्लांट फॉर्मेशन होता है तो दैट इज कॉल्ड द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। द आंसर विल बी बी। 14 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड spread of bread mold on slices of bread are, क्या होगा इसमें, large number of spores, first option is large number of spores, करेक्ट है ये। अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स इन ब्रेड, ये भी सही है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाए, मॉइस्चर मिल जाए, न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाए, और अगर लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स उन पे आकर बैठ रहे हैं तो उनकी जो ग्रोथ होगी वो इजी होगी। प्रेजेंस ऑफ ट्यूबुलर ब्रांच्ड हाइफी, फॉर्मेशन ऑफ राउंड शेप्ड स्पोरेंजिया, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, तो लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, तो द आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 लेंथ ऑफ पॉलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन pollen grain and upper surface of stigma, second pollen grain on upper surface of stigma and ovule, yes the B will be the answer, के जो pollen tube है जो कीमोट्रोपिज्म करके आपके ओव्यूल की तरफ ग्रो करती है, तो वो किस पर उसका डिस्टेंस किस पर डिपेंडेंट होता है, इट विल डिपेंड ऑन पॉलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा, स्टिग्मा पर जो पॉलन ग्रेन है, एंड ओव्यूल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फ्लावर, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, देखिए फ्लावर्स आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल, ट्रू बताना है तो ये तो फॉल्स होगा। दे आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यस फ्लावर्स आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये करेक्ट है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ये तो सही नहीं है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट्स, फर्टिलाइजेशन होने के बाद दे गिव राइज टू फ्रूट, तो सेकंड और फोर्थ इज द करेक्ट वन, तो द डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर 16। Which among the following statement are true for unisexual flower, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, दे possess both stamen and pistil, ये गलत होगा बिकॉज यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो इसमें either stamen और pistil, दे possess either stamen और pistil, ये करेक्ट है। दे एग्जिबिट क्रॉस पॉलिनेशन, यस इट इज ट्रू, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे बिकॉज उनके पास तो या तो स्टेमेन है या पिस्टल है, तो ऑब्वियसली दे क्रॉस पॉलिनेटेड। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स possessing only stamens cannot produce fruits, ये इसका क्या होगा, बिल्कुल सही है ये, तो B will be the correct answer कि they possess stamen and pistil, they exhibit cross pollination and also only stamen cannot produce fruits। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। Which among the following statements are true for sexual reproduction in flowering plants? It requires two types of gametes, yes. Fertilization is compulsory event, yes.
इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो जाइगोट फॉर्म होगा, ट्रू। ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड आर क्लोन, भाई क्लोन्स फॉर्म्ड नहीं होंगे, है ना, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि 2 टाइप के गैमीट आ रहे हैं, जब 2 टाइप के गैमीट आएंगे तो सिमिलैरिटी और वेरिएशन दोनों होंगे, फर्टिलाइजेशन भी कंपलसरी प्रोसेस है और जिससे कि जाइगोट फॉर्म होगा। तो 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट वन, तो आपका सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। In figure 8.1, the part A, B and C sequentially, कौन कौन से होंगे sequentially? This is plumule, this is cotyledon and this one is radicle, right? So the correct answer will be C. Offsprings formed as a result of sexual reproduction exhibit more variations because, क्यों exhibit करते हैं ज्यादा variations? Because sexual reproduction is a lengthy process, genetic material comes from 2 parents of the same species, एक ही species की 2 अलग अलग parents से उनको जेनेटिक मटेरियल मिलता है, दैट्स वाई जो रिजल्ट होता है वो कैसा होता है, वेरिएट करता है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर 20। 21, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव, fulfill their energy requirement, maintain growth and continue the species generation after generation। रिप्रोडक्शन क्यों एसेंशियल है? सिंगल इंडिविजुअल को अलाइव तो नहीं रख सकता रिप्रोडक्शन, है ना, तो अमर थोड़ी ना हो जाएंगे रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन क्या करेगा, उस स्पीसीज को अलाइव रख सकता है ना, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो द डी विल बी द आंसर। 22 क्या है, ड्यूरिंग एडोलसेंस several changes occur in the human body, mark one change associated with sexual maturation in boys, तो लॉस ऑफ मिल्क टीथ, अच्छा ये बता रहे हैं एडोलसेंस के बारे में, तो मिल्क टीथ का तो नहीं होगा, इंक्रीज इन हाइट, हाइट तो छोटे बच्चों की भी बढ़ जाती है, क्रैकिंग ऑफ वॉइस, यस, जो मेल्स होते हैं उनकी वॉइस धीरे 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 कैसी होने लगती है, थोड़ी सी भारी होने लगती है, तो C will be the answer। 23, in human females an event that reflect onset of reproductive phase is growth of body, वो तो दोनों की होती है, changes in hair pattern वो भी boy और girl का होता है, change in voice it will happen also in both, menstruation only the menstruation is the option जो कि सिर्फ फीमेल में देखने के लिए मिलता है ना, reproductive phase में। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 24, in human males the testes lie in the scrotum because it helps in the process of mating, formation of sperm, है ना, तो क्या करते हैं ये स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, तो द बी विल बी द आंसर फॉर 24। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबर्टी, कौन सा फंक्शन नहीं होता है टेस्टिस का, फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, ये तो आपका फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा और सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है ना, तो बेसिकली फॉर्म जर्म सेल फॉर्म होते हैं, टेस्टोस्टेरोन का भी सिक्रीशन टेस्टिस करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा बिल्कुल भी नहीं और सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इसमें क्या है, नॉट द फंक्शन पूछा जा रहा है, तो थर्ड और फोर्थ विल बी द आंसर, तो सी विल बी द आंसर फॉर 25। 26, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इज, क्या होगा सीक्वेंस, टेस्टिस, टेस्टिस से वाज डिफरेंस एंड देन यूरेथ्रा, दिस विल बी द करेक्ट सीक्वेंस फॉर or organs in the male reproductive system, so A will be the answer for 26। which among the following disease is not sexually transmitted disease, syphilis, hepatitis,
HIV एड्स और गोनोरिया, तो आपके कौन सी जो डिसीज है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होगी? कौन सी डिसीज नहीं होगी? हेपेटाइटिस जो है वो आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है। सिफिलिस, HIV एंड गोनोरिया आर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस खत्म होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन, वेजिटेटिव में नहीं होगा, एसेक्सुअल में भी नहीं होगा, जेनेटिक मटेरियल की बात हो रही है तो द आंसर विल बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सी। Second question, two pink colored flower on crossing resulted in one red, two pink and one white flower progeny. The nature of the cross will be. आपको याद होगा जब इसका कराते थे पी प्लांट का, तो फिनोटिपिक रेशियो बनता था F1 जनरेशन में 1:2:1 फिनोटिपिक रेशियो। तो ये कैसा होता था? ये सेल्फ पॉलिनेशन का रिजल्ट होता था। तो द आंसर विल बी बी। Third, a cross between a tall plant and a short pea plant resulted in progeny that were all tall plants because क्योंकि जो tall plant है that is the dominant trait and dwarf plant will be the recessive trait। तो जो tallness है वो कैसी है? वो dominant trait है, इसलिए the answer will be A। अब ये होगा कैसे? देखिए, जब हम इसका ये बनाएगा तो सारे जो हमें प्लांट्स मिलेंगे वो हमें कैसे प्लांट्स मिलेंगे? हमें सारे प्लांट्स टॉल मिलेंगे, ठीक है। इसका इससे क्रॉस हुआ, इसका इससे, अभी इसमें 4 बनेंगे। क्यों? क्योंकि दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, तो वी गेट ऑल 4 प्लांट्स आर टॉल प्लांट्स। नेक्स्ट इज Question number 4. Which of the following statement is incorrect? कौन सी statement incorrect है? For every hormone there is a gene, ये correct है। For every protein there is a gene. For production of every enzyme there is a gene. तो हमें incorrect ढूंढनी है, तो for every molecule of fat there is a gene, तो the answer will be D। फोर्थ का आंसर क्या होगा? D होगा, क्योंकि एवरी मॉलिक्यूल ऑफ फैट के लिए देयर इज नो जीन। 5. इफ अ राउंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद रिंकल्ड येलो सीडेड पी प्लांट, द सीड प्रोड्यूस्ड इन F1 जनरेशन आर। हम सभी को पता है कि जो ट्रेट होती है वो डोमिनेंट ट्रेट होती है, तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा F1 जनरेशन में वो होगा आपका क्या? राउंड एंड येलो। क्या प्रोडक्शन होगा? राउंड एंड येलो होगा। अब देख भी लेते हैं ये कैसे होगा। ये देखिए, सबसे पहले हमें क्या मिले हैं? राउंड एंड ग्रीन, तो हमारा है आर आर वाई एंड वाई, और इसको क्रॉस करा रहे हैं आर आर वाई एंड वाई से। तो सबसे पहले F1 जनरेशन की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? आर वाई जो हमने अभी यहाँ टॉलनेस के लिए किया है ना, फिर देन ये वाला और ये, तो वी गेट आर वाई एंड आर वाई। ऐसे ही सेम इसमें भी क्रॉस होगा, तो वी गेट आर वाई है ना, तो हमको ये मिल गया। अब यहाँ पर मिलने के बाद जब हम इसको क्रॉस कराएंगे F1 जनरेशन में, तो ये हमें क्या मिल जाएगा? कैसे होगा? तो ये बनेगा आर आर वाई वाई है ना, और ये लास्ट। तो आप देख रहे हैं डोमिनेंट ट्रेट होती है, तो हमको हमारे जो जितने भी प्रोड्यूस हमें मिलेंगे, सीड्स प्रोड्यूस होंगे F1 जनरेशन में, दे ऑल विल बी राउंड एंड येलो, तो ए विल बी द आंसर। 6.
In human males, all the chromosomes are paired perfectly except one. This unpaired chromosome is, वो कौन सा क्रोमोसोम है जो मेल्स में अनपेयर्ड होता है? सबने पढ़ा है मेल में कौन से क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, एक जो अनपेयर्ड है वो है एक्स और वाई, तो हम कह सकते हैं वाई क्रोमोसोम विल बी द आंसर। और फीमेल में क्या होते हैं, एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो थर्ड एंड फोर्थ, तो सी विल बी द आंसर। द मेलनेस ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाई, किससे डिटरमाइन होती है कि जो बेबी जो बेबी है वो बॉय है या गर्ल है, वो किससे डिटरमाइन होगी, वाई क्रोमोसोम से डिटरमाइन होगी, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम फीमेल्स में भी होता है। मेल क्रोमोसोम्स फीमेल क्रोमोसोम व्हेन दे फ्यूज टुगेदर, अगर एक्स एक्स का फ्यूजन होता है तो इट विल बी अ गर्ल। और मेलनेस का कैसे पता चलेगा, अगर एक्स वाई क्रोमोसोम्स होंगे, तो वाई विल बी द आंसर, मतलब वी विल बी द आंसर फॉर 7। 8, a zygote which has an X chromosome inherited from the father will develop into, अच्छा फादर में X और Y दो क्रोमोसोम्स हैं, अगर X क्रोमोसोम इनहेरिट किया है बेबी ने, फादर से लिया है, तो द चाइल्ड विल बी अ गर्ल। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Frequency of certain genes in a population change over several generation resulting in evolution, बिल्कुल सही है। सर्टेन जीन्स की फ्रिक्वेंसी जब पॉपुलेशन में चेंज होता है बहुत लंबे टाइम के बाद में, तो क्या रिजल्ट मिलता है हमें, एवोल्यूशन होता है। रिडक्शन इन वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ड्यू टू स्टारवेशन इज जेनेटिकली कंट्रोल, नो, स्टारवेशन का जेनेटिकली कोई कंट्रोल नहीं होता, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था, तो बी विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लो वेट पेरेंट्स कैन हैव हैवी वेट प्रोजेनी, सही, ये बिल्कुल हो सकता है कि पेरेंट्स का जो वेट है वो कम हो और प्रोजेनी का ज्यादा हो। ट्रेट्स विच आर नॉट इनहेरिटेड ओवर जनरेशंस डू नॉट कॉज एवोल्यूशन, ये भी सही है, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था, तो द आंसर विल बी बी। न्यू स्पीसीज में बी फॉर्म्ड इफ, कब होंगी फॉर्म, डीएनए अंडरगोज सिग्निफिकेंट चेंजेस इन जर्म सेल, बिल्कुल सही है, क्योंकि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल और उस पर बहुत सारे ट्रेट्स और कैरेक्टर्स डिपेंड करते हैं। क्रोमोसोम्स नंबर चेंजेस इन द गैमेट, यस, अगर क्रोमोसोम नंबर चेंजेस होते हैं तो जो न्यू स्पीसीज फॉर्म हो रही है वो इसके रिजल्ट से हो सकती है, तो 1 और 2 दोनों करेक्ट है। देयर इज नो चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, अगर कुछ नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा ये पॉसिबल। एंड मेटिंग डज नॉट टेक्स प्लेस, ये भी नहीं होगा तो फिर फॉर्म ही नहीं होगा, है ना, तो द आंसर विल बी फर्स्ट एंड सेकंड, आंसर विल बी ए। 11, two pea plants, one with round green seeds and another with wrinkled yellow seeds, produce F1 progeny that have round yellow seeds. Correct. When F1 plants are selfed, the F2 progeny will have new combination of characters. Choose the new combination from the following. क्या क्या कैरेक्टर्स मिलेंगे हमको, राउंड येलो मिलता है हमको जब हम F2 जनरेशन में जाते हैं, और हमको रिंकल्ड ग्रीन भी मिलता है ना, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, तो द आंसर विल बी फर्स्ट एंड फोर्थ बी। 12, a basket of vegetables contains carrot, potato, radish and tomato. Which of them represent the correct homologous structure? कौन एकदम करेक्ट होमोलोगस स्ट्रक्चर शो कर रहा है, देखिए क्या क्या है, कैरेट है, पोटैटो है, रेडिश है एंड टोमेटो है, तो रेडिश एंड कैरेट विल शो द सेम होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। Select the correct statement. First option, tendril of a pea plant and phylloclade of Opuntia are homologous. Second one is tendril of a pea plant and phylloclade of Opuntia are analogous. Wings of birds and limbs of lizards are analogous, and wings of birds and wings of bats are homologous. तो इसमें आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कि पी प्लांट के टेंड्रिल एंड फाइलोक्लेड ऑफ ओपोन्टिया जो है वो एक दूसरे के होमोलोगस हैं। 14, if the fossil of an organism is found in the deeper layer of earth, then we can predict that, क्या predict कर सकते हैं, the extinction of organism has occurred recently, नहीं,
द एक्सटेंशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज अकर्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, यस ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप अर्थ के लेयर्स में डीपर जा रहे हो, और अगर रिसेंटली हुआ होगा तो वो इतने डीप में नहीं होगा, तो हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म का एक्सटेंशन है जो वो थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो हो चुका है। द फॉसिल पोजीशन इन द लेयर ऑफ अर्थ इज नॉट रिलेटेड टू इट्स टाइम ऑफ एक्सटेंशन, नहीं ये तो नहीं होगा, द टाइम ऑफ एक्सटेंशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये भी गलत होगा, तो द आंसर विल बी बी फॉर 40। Which of the following statements is not true with respect to variation? Not true ढूंढना है, ठीक है। सबसे पहले ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा, एग्जाम में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि वो नॉट ट्रू पूछ रहा है या ट्रू पूछ रहा है, क्योंकि बहुत बार ये गलतियां हो जाती हैं। All variations in a species have equal chances of survival, कह रहा है स्पीसीज में ऑल जितने भी वेरिएशंस हैं उनके सबके इक्वल चांसेस होते हैं सर्वाइवल के, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि इक्वल चांस मिले, तो आंसर विल बी ए। बाकी पढ़ लेते हैं। चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन रिजल्ट इन वेरिएशन, यस अगर जेनेटिक कंपोजिशन में चेंज होता है तो वेरिएशन होता है। सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस, ये भी करेक्ट है। वेरिएशन इज मिनिमम इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस क्यों होता है वेरिएशन फ्यूअर, बिकॉज इट फॉर्म फ्रॉम द सिंगल पेरेंट, और सिंगल पेरेंट में क्या होता है जब दो पेरेंट अलग अलग होते हैं तो वेरिएशन ज्यादा होता है, ठीक है। 16 अ ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पैटर्नल डीएनए ओनली, नो। मैटरनल डीएनए ओनली, नो। बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल, है ना, जो ट्रेट है ऑर्गेनिज्म में वो केवल एक से थोड़ी ना इन्फ्लुएंस होगी, इट इन्फ्लुएंस बाय बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द ग्रुप विच शेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, कौन कौन से वो ग्रुप्स होंगे, टू इंडिविजुअल ऑफ अ सेम स्पीसीज, है ना, जो दो इंडिविजुअल होंगे एक ही स्पीसीज के वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को शेयर कर रहे होंगे। एक सेम स्पीसीज होगी तो उसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो दिखने में एक जैसे लग रहे होंगे, कोई भी स्पीसीज आप ले सकते हैं। टू स्पीसीज ऑफ अ जीनस, टू जेनरा ऑफ अ फैमिली, टू जेनरा ऑफ अ टू फैमिलीज, ये सारे इनकरेक्ट आंसर्स हैं, ए विल बी द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशनरी थ्योरी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज जनरली ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, सडन क्रिएशन बाय नेचर, ये तो नहीं होगा। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ओवर सेवरल जनरेशन, मतलब जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है उसमें नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कब होता है, ओवर द सेवरल जनरेशन से होता है, जब धीरे 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 बहुत सारे वेरिएशन इकट्ठे हो जाते हैं तब एक न्यू स्पीसीज फॉर्म हो जाती है, तो बी विल बी द आंसर। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो सिलेक्ट द कैरेक्टर विच कैन बी एक्वायर्ड बट नॉट इनहेरिटेड। एक्वायर्ड कैरेक्टर और इनहेरिटेड कैरेक्टर दोनों में डिफरेंस मैंने बताया था। एक्वायर्ड कैरेक्टर वो कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम अपने लाइफ टाइम में, मतलब इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करता है अपनी मेहनत से, और इनहेरिटेड कैरेक्टर होते हैं जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं। तो कलर ऑफ आई कैसा कैरेक्टर है, इनहेरिटेड कैरेक्टर है। कलर ऑफ स्किन भी इनहेरिटेड है। साइज ऑफ बॉडी, यस दिस इज एक्वायर्ड। नेचर ऑफ द हेयर, दिस इज ऑल्सो इनहेरिटेड, राइट, तो द करेक्ट आंसर विल बी सी, साइज ऑफ द बॉडी। वो हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सरसाइज करके या जैसे भी मसल्स गेन करते हैं, तो ये आपका क्या है, एक्वायर्ड कैरेक्टर है। द टू वर्जन्स ऑफ अ ट्रेट विच आर ब्रॉट इन बाय द मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर सिचुएटेड ऑन, कहां पर होता है, द टू वर्जन्स ऑफ ट्रेट कॉपीज ऑफ द सेम क्रोमोसोम, क्या होता है, ये कॉपीज होती हैं सेम क्रोमोसोम्स की, तो द ए विल बी द आंसर। सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन्स, कौन करता है, जीन्स आर स्पेसिफिक sequence of bases in a DNA molecule. A gene does not code for protein. In individual of a given species, a specific gene is located on a particular chromosome. Each chromosome has only one gene. तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखिए, जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन अ डीएनए मॉलिक्यूल, ये बिल्कुल करेक्ट है कि उनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है डीएनए में, अभी आप आगे पढ़ेंगे एडिनिन, गाइनिन, थाइमीन, है ना, साइटोसिन, तो ये आपके जो होते हैं वो स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, तो फर्स्ट तो करेक्ट है। सेकंड वाला अ जीन डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन, ये गलत हो जाएगा,
ये कोड करते हैं। एंड द थर्ड वन इज इन इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन स्पीसीज अ स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड, यस दिस विल ऑल्सो बी ट्रू। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड ट्रू है, तो बी विल बी द आंसर 22। In P, a pure tall plant is crossed with a short plant. The ratio of pure tall plant to short plant in F2 is, क्या होगा F2 जनरेशन में जो प्योर टॉल प्लांट है और शॉर्ट प्लांट है उसका? तो वो एग्जाम्पल जो हमने लिया था प्योर टॉल प्लांट एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट, है ना। तो इसमें जो F2 जनरेशन में फॉर्म हो रहे थे वो आपके हो रहे थे जस्ट अ सेक, हाँ जी। तो ये फॉर्म हो रहा था, एक तो ये प्योर टॉल प्लांट फॉर्म होगा, फिर एक ये मिक्स्ड प्लांट फॉर्म होगा लेकिन डोमिनेंट रेट में ये टॉल ही होगा, फिर एक ये प्लांट फॉर्म होगा, ये भी आपका मिक्स्ड होगा, और देन फिर ये दोनों को मिलाकर एक ड्वार्फ प्लांट जो है वो आपका तैयार होगा। तो अगर प्योर टॉल प्लांट की बात करें तो ये है, और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट की बात करें तो एक है, तो 1:1 का रेशियो होगा आपका F2 में, तो द आंसर विल बी सी। नेक्स्ट पे जाएंगे। द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम in the zygote of human is 1, है ना, 1 will be the answer. The theory of evolution of species by natural selection is given by Darwin, B will be the answer. Some dinosaurs had feathers although they could not fly, but birds have feathers that help them to fly. In the context of evolution this means that, क्या means करते हैं? Reptiles have evolved from birds, नहीं भाई ये तो गलत होगा। There is no evolutionary connection between reptile and bird, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कनेक्शन है। Feathers are homologous structure in both the organisms, भी नहीं। Birds have evolved from reptiles, this will be the correct answer, कि reptile से birds evolve हुए हैं। तो हेरिडिटी में इतना ही। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अवर एनवायरमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? कौन सा होता है आर्टिफिशियल? पॉन्ड इज अ नेचुरल इकोसिस्टम, लेक भी और फॉरेस्ट भी। तो द क्रॉप फील्ड इज द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो कि मैन मेड है, तो बी विल बी द आंसर। सेकंड, इन अ फूड चेन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, देन आपके कंज्यूमर्स में आते हैं तो यहाँ पे आपके हर्बीवोर, देन कार्निवोर। तो द थर्ड ट्रॉपिक लेवल ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय कार्निवोर्स एनिमल्स। एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स, इकोसिस्टम में सारे लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आते हैं, तो द सी विल बी द आंसर। द फोर्थ वन इज इन द गिवन फूड चेन सपोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट फोर्थ ट्रॉपिक लेवल इज 5 kg, what will be the energy available at the producer level? आपको याद होगा कि एनर्जी में जो फ्लो होता है वो 10% लॉ पर चलता है, मतलब प्रोड्यूसर में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, देन जब हर्बीवोर उसको कंज्यूम करता है तो जितनी एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूसर पे होती है उसका 10% ही नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे पास ऑन होता है। तो अगर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे 5 kg एनर्जी है, तो अगर 10% की बात करें तो हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेस लेवल पर लाने के लिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई सबसे पहले 10 से करेंगे, तो ये फोर्थ लेवल से, ये आपके फोर्थ लेवल पर है, तो ये थर्ड लेवल पर आएगी, तो ये 150 बनेगी। देन सेकंड लेवल पर आएगी, सेकंड लेवल पर आएगी ये, तो अगेन 10 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो ये आ जाएगी 500, और ये फर्स्ट लेवल पर आने पर अगेन 10 का मल्टीप्लाई होके ये कितना बन जाएगा 5000। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है। अगर आपको फोर्थ ट्रॉपिक लेवल या थर्ड ट्रॉपिक लेवल दिया है और फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का पूछा है तो आप मल्टीप्लाई बाई 10 करते जाइए, और अगर आपको फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल दिया है और फोर्थ पर पूछ रहा है कि कितनी एनर्जी का ट्रांसफर होगा, तो आप डिवाइडेड बाई 10 करते जाइए, तो उससे आपको आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर जो हमें एनर्जी हमारी हो रही होगी वो कितनी होगी
5000 kg. So the D will be the answer. Fifth, accumulation of non-biodegradable pesticides in the food chain is increasing amount at each higher trophic level is known as. एक्यूमुलेट हो रहा था ना बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट, उसको हम किसमें पढ़ रहे थे, बायोमैग्निफिकेशन में. और ह्यूमन जो है वो टॉप पर आता है, तो सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन कहाँ पर हो रहा है, आपका ह्यूमंस में हो रहा है. डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज मेनली ड्यू टू, कौन से उससे कंपाउंड से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर और फायर एक्सटिंग्विशर से निकलते हैं. तो अभी यूनिप ने एक प्रोग्राम चलाया था, आप यहाँ पे रिकॉल भी कर सकते हो, जिसमें क्या हो रहा था, CFC फ्री रेफ्रिजरेटर को बनाने की बात हो रही थी. 7, ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजिंग रेडियंट एनर्जी आर कॉल्ड, कौन करता है, आपके प्रोड्यूसर्स करते हैं. तो द बी विल बी द आंसर. ठीक है. इन एन इकोसिस्टम द 10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होती है, इट विल ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, क्योंकि हीट एनर्जी नहीं होती है, ना ही लाइट एनर्जी. Organism of a higher trophic level which feed on several types of organism belonging to a lower trophic level constitute the. देखिए हम लोगों ने फूड चेन के बारे में पढ़ा था ट्रॉपिक लेवल्स के उसमें. अब वहां पर क्या हो रहा था, फूड चेन जो होती है वो आपकी लीनियर सीक्वेंस में होती है. फिर बहुत सारे फूड चेन्स मिलकर जब एक नेट टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उसको आप कहते हो फूड वेब, जहां पर चॉइसेस ऑफ फूड बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है. तो हायर ट्रॉपिक लेवल पर जो होता है वो सेवरल टाइप के ऑर्गेनिज्म पर अगर फीड करता है, तो वहां पर उसको क्या कहा जाता है, उसको हम कहते हैं फूड वेब. नेक्स्ट, फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है फ्लो एनर्जी का, और 10% रूल पर ये चलता है. एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमंस टू यूवी रेज रिजल्ट इन, अगर ज्यादा ही यूवी रेज का एक्सपोजर ह्यूमंस को मिलता है तो क्या हो सकता है, एक तो डैमेज ऑफ इम्यून सिस्टम, लंग्स पर ये तो कुछ नहीं होगा, स्किन कैंसर बिल्कुल हो सकता है क्योंकि यूवी रेज जो है वो हार्मफुल होती हैं, और पेप्टिक अल्सर, ये भी ऑप्शन गलत है. तो ऑप्शन आपका फर्स्ट और थर्ड सही है, तो द आंसर विल बी सी. नेक्स्ट, in the following group of materials which group contains only non biodegradable items. अच्छा, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या था कि वो साइक्लिक होके आपका वुड, पेपर, लेदर. सेकेंड ऑप्शन इज पॉलीथीन, डिटर्जेंट एंड पीवीसी. थर्ड ऑप्शन इज प्लास्टिक, डिटर्जेंट, ग्रास, प्लास्टिक, बेकलाइट एंड डीडीटी. अब वुड जो है आपका वो नेचुरल है, वुड बायोडिग्रेडेबल आइटम है. तो सेकंड एंड फोर्थ, पॉलीथीन, डिटर्जेंट एंड पीवीसी, प्लास्टिक, बेकलाइट एंड डीटीसी आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम. तो द आंसर विल बी डी. 13, which of the following limits the number of trophic levels in a food chain? डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रॉपिक लेवल, बिल्कुल होगा, क्योंकि जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं वहां से एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाता है, लेकिन 10% रूल के हिसाब से एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जाती है, और सबसे जो टॉप का लेवल होता है उसको सबसे कम एनर्जी रिसीव होती है. 14, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोड्यूसर्स, ये तो करेक्ट है. Green plants get their food from organic compounds, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. Producers prepare their own food from inorganic compounds. Plants convert solar energy into chemical energy. So the answer will be B. With 15, which group of organisms are not constituent of food chain? कौन से ग्रुप्स नहीं है? ग्रास, लॉइन, तो ये लॉइन यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि फिर शेर घास नहीं खाता है. दूसरा है प्लैंकटन, मैन, फिश, ग्रेसहोपर. द थर्ड वन इज वॉल्फ, ग्रास, ये भी गलत होगा.
frog, snake, eagle, grasshopper, grass and grasshopper. तो सेकंड वाला और ये थर्ड वाला नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फूड चेन ये होंगे। तो ये प्लैंकटन जो है वो इसका पार्ट नहीं हो सकता क्योंकि एक्वाटिक फूड चेन है, और यहाँ पर इस वाले फूड चेन में जो ग्रास है वो आपका नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट फूड चेन का, ठीक है। बाकी यहाँ पर ग्रास, ग्रास से यहाँ रैबिट, फिर आपका वॉल्फ, फिर आपका लॉइन, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट फूड चेन के। इन द सेम वे ये भी आपका फूड चेन का कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो द आंसर विल बी सी। 16. The percentage of solar radiation absorbed by all the green plants for the process of photosynthesis is about. Solar radiations का तो मैंने पहले भी बताया 1% ही constitute कर पाते हैं, तो the answer will be A. In the given figure, the various tropic levels are shown in a pyramid at which tropic level is maximum energy available at producer T1. So C will be the answer. 18. What will happen if deer is missing in the food chain given below? Deer is missing, the population of tiger increases, नहीं, the population of grass decreases, ये भी नहीं होगा, अगर deer नहीं होंगे तो घास कौन खाएगा? Tiger will start eating grass, ये भी गलत है। The population of tiger decreases and the population of grass increases. This will be the correct answer. The decomposers in an ecosystem convert inorganic material to simpler forms, convert organic material to inorganic forms. B will be the correct answer. If a grasshopper is eaten by a frog, then the energy transfer will be primary consumer to secondary consumer. C will be the answer. Disposable plastic plates should not be used because they are made of non-biodegradable materials. Thank you.